मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती। कौन सी रचना देखेंगे? भारत भारती। दीपक, मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से रहा है। किस युग से रहा है? और द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 से 1920 तक रही है। यह द्विवेदी युग नाम पड़ा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। 1900 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इसलिए द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 से 1920 तक रही है। कब तक की काल सीमा रही है? 1900 से 1920 तक। तो मैथिली शरण गुप्त किस काल के रचनाकार थे? और द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब तक की काल सीमा रही? क्यों? क्योंकि इसी काल में इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों, द्विवेदी जी ने साहित्य की परिभाषा दी कि साहित्य ज्ञान की संचित राशि है। साहित्य किसकी राशि है? ज्ञान की। मतलब साहित्य का काम क्या है? क्या उत्पन्न करना? ज्ञान और बौद्धिकता। जो भटके हुए हों उन्हें राह दिखाने को ही ज्ञान कहते हैं। इसलिए द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का ज्ञान कांड कहा गया। कौन सा कांड कहा गया? हिंदी साहित्य का ज्ञान कांड। किसने माना साहित्य ज्ञान की संचित राशि है? द्विवेदी ने। मैथिली शरण गुप्त किस युग के रचनाकार रहे और इस युग का नाम किसके आधार पर पड़ा? द्विवेदी जी साहित्य के 3 आदर्श मानते थे। उन्होंने कहा कि साहित्य में नैतिकतावाद हो। साहित्य में क्या हो? मतलब नैतिकता यानी मर्यादा, मर्यादा यानी अनुशासन, अनुशासन यानी राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण यानी लोक कल्याणकारी व्यवस्था, सुशासन। व्यक्ति यदि मर्यादित होगा तो समाज भी मर्यादित होगा, व्यक्ति यदि नैतिक होगा तो समाज भी सुशासित होगा। इसलिए कहते हैं कि दूसरा आदर्श उपदेशात्मक, उपदेशात्मकता। कौन उपदेश देगा? साहित्य। किसको? जनता को। किसके लिए? नैतिकता के लिए। नैतिकता क्यों? राष्ट्र निर्माण के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, है ना? तो कहते हैं द्विवेदी जी कि साहित्य स्वदेश्य मूलक हो। तीसरा आदर्श, साहित्य कैसा हो दोस्तों? स्वदेश्य मूलक हो। अगर साहित्य में उद्देश्य नहीं है, और उद्देश्य कैसा? बोर्ड पर देखिए, नैतिकता से भरा। तो साहित्य का कैसा उद्देश्य हो? बोर्ड पर देखो, साहित्य किसकी संचित राशि है? इसलिए द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का क्या कहा गया? ज्ञान कांड कहा गया। अब जरा बोर्ड पर देखिए, द्विवेदी जी से पहले हिंदी साहित्य में रीतिकाल या दरबारी परिवेश था। कैसा परिवेश था? साहित्य की जो कविताएं लिखी जा रही थीं, कैसी लिखी जा रही थीं? कुछ हद तक कैसी कविताएं थीं? फूहड़। कुछ हद तक कैसी कविताएं थीं? अश्लील, है ना? तो ये जो कविताएं दरबार में लिखी जा रही थीं, उनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? किसका मनोरंजन? शासक वर्ग का। और द्विवेदी जी, हाँ, द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? किसके लिए उपदेश? जनता के लिए। क्या प्रसारित करने के लिए? तो अब यहाँ से एक डायलॉग लिखिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह माना कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन और विलास की वस्तु नहीं है। साहित्य सिर्फ मनोरंजन और किसकी वस्तु नहीं है? विलास की वस्तु नहीं। साहित्य सिर्फ मनोरंजन और विलास की वस्तु नहीं। उन्होंने लिखा कि साहित्य का विषय सिर्फ श्रृंगार नहीं। साहित्य का विषय सिर्फ श्रृंगार नहीं। बोर्ड पर देखना, द्विवेदी जी से पहले साहित्य का विषय सिर्फ कैसा था? कैसा था? कैसा उद्देश्य था? बहुत अच्छा। तो साहित्य का विषय सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि साहित्य में तो चींटी से लेकर, चींटी नहीं देखे हैं, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत समस्त जीव, कौमा, रंक से लेकर राजा पर्यंत, रंक यानी गरीब, रंक से लेकर राजा पर्यंत समस्त मनुष्य
कौमा बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत, एक बूंद से लेकर पूरे सागर, बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत समस्त जल, कौमा अनंत सागर, अनंत सागर, कौमा अनंत पृथ्वी, अनंत पृथ्वी तथा अनंत पर्वत, सब पर कविता हो सकती है, सब पर कविता हो सकती है। मतलब सिर्फ मनोरंजन साहित्य का उद्देश्य नहीं है, बोर्ड पर देखिए, सिर्फ श्रृंगार या विलास साहित्य का उद्देश्य नहीं है। साहित्य में तो सब पर कविता हो सकती है। मतलब चाहे चींटी हो या हाथी, चाहे रंग हो या राजा, चाहे एक बूंद हो या समुद्र, जब सब पर कविता हो सकती है तो हे दरबारी कवियों, तुमने साहित्य को सीमित क्यों रखा है? इसलिए द्विवेदी जी ने कहा कि साहित्य का जो उद्देश्य है वो व्यापक होता है। कैसा होता है? स्वदेश्य मूलक, कई उद्देश्य होते हैं साहित्य के। उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य, इसके लिए क्या करना होगा? जनता को उपदेश देना होगा। उपदेश कौन देगा? इसलिए साहित्य किसकी राशि है? इसलिए द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का क्या कहा गया? ज्ञान का। अब बोर्ड पर देखो, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? उनकी रचना, बोलिए भारत भारती, मतलब भारत की संतान। तो भारत की संतान यानी भारत की जनता। तो उपदेश किसे देना होगा? जनता को। बात समझ में आई? देखिए, मैथिली शरण गुप्त, नीचे से, द्विवेदी युग के, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे प्रखर रचनाकार माने गए। द्विवेदी जी के इस सबसे प्रिय शिष्य ने, द्विवेदी जी के इस सबसे प्रिय शिष्य ने उनके आदर्शों का अक्षरशः पालन किया, उनके आदर्शों का अक्षरशः पालन किया। अक्षर और सह कैसे लिखेंगे? अक्षरशः पालन किया। अब एक बात समझिए, अगर पालन किया तो लिखा भी होगा। तो क्या लिखा? देखिए, लिखते हैं गुप्त जी इसी रचना में, न केवल मनोरंजन ही, कविता है, कवि का कर्म होना चाहिए। न केवल मनोरंजन ही, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। न केवल मनोरंजन ही, कवि का क्या होना चाहिए? देखो ये दो माँ है, वैसे यहाँ भी दो माँ है, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जब आप किसी को डांट के बोलते हैं तो कैसे डांटते हैं? बोलो तो चुप, मुझे डांटो, चुप। इसको डांटना नहीं कहते, मैं बताता हूँ, चुप, द्वित्व कहते हैं। जब किसी पर बल देने के लिए, किसी बात को जोड़ देने के लिए हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें द्वित्व आता है। बोलो तो बहुत खाया, बहुत खाया, है ना? द्वित्व आता है। क्या आता है? द्वित्व। तो कहते हैं गुप्त जी, न केवल मनोरंजन ही, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी साहित्य कैसा हो, क्या देने वाला, ना कि सिर्फ। तो ये तो चेले ने कहा था, किसके? द्विवेदी जी के सबसे प्रिय शिष्य कौन? तो गुरु जी ने भी ऊपर कहा एक डायलॉग, साहित्य सिर्फ मनोरंजन और विलास की वस्तु नहीं है। तो जैसे गुरु जी वैसे चले। द्विवेदी जी ने जो आदर्श सेट किए थे उन्हीं का निर्वाह मैथिली शरण गुप्त ने किया। भारत भारती 1912 में लिखी गई रचना है। द्विवेदी युग की काल सीमा कब से कब तक है? 1900 से। और भारत भारती कब लिखी गई, अर्थात किस युग की रचना है ना? यह रचना भारत की भारती, अर्थात यह रचना भारत की भारती अर्थात माता भारती की संतानों को, बोलते हैं ना जय माँ भारती, माता भारत की संतानों को पराधीनता और शोषण के विरोध में जगाने की कोशिश करती है। किसकी कोशिश करती है? जगाने की कोशिश करती है। कब लिखी गई थी रचना? हम गुलाम थे, आज़ाद हो गए थे, तो गुलामी के विरोध में किसे जगाने की कोशिश करती है? किस जनता को? भारत की जनता को। इसलिए रचना का नाम क्या है ना? माता भारत तो उसकी संतान। अरे हाँ ना, हम सब उतारें तेरी आरती कि मैया जय जय भारती। कौन भारती? मेरा रंगदे बसंती भारत, है ना? इस रचना की केंद्रीय चेतना, नीचे से लिखना बोल्ड करके, इस रचना की केंद्रीय चेतना नव जागरण परक चेतना है।
इस रचना की केंद्रीय चेतना क्या है? नव जागरण परक चेतना। ये फोटो खींचना चाहोगे तो खींच लो, नहीं तो बना लो जल्दी से, क्योंकि अब इसके आगे रचना आने वाली है। इस रचना की केंद्रीय चेतना नव जागरण परक चेतना है। किस रचना की? जो लोग पराधीनता में डूबे हुए थे, यानी हम, तो पराधीनता से मुक्ति के लिए क्या राष्ट्र और समाज की एकता की आवश्यकता थी? और क्या एकता हमें थी? अभी है? नहीं है, है ना? इसलिए तो हम कई अराजकता के शिकार हो रहे हैं। तो उस समय हम टूटे फूटे थे, अंग्रेजों ने इसी फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया, हमें और तोड़ा। तो ये रचना उपदेश देती है। किसके लिए? किसके लिए? ताकि हम क्या हो सकें? एक। तब तक आदमी एक नहीं होगा जब वह नैतिक दायित्व को ना समझे। समाज या राष्ट्र के प्रति जो नैतिक दायित्व होता है उसे ही हम लोग मूल कर्तव्य के नाम से जानते हैं। अरे हाँ या ना? और राष्ट्र का जो जनता के प्रति दायित्व होता है उसे ही मूल अधिकार कहते हैं। जनता को नैतिक बनाने के लिए राष्ट्र जिन आदर्शों को लेकर चलता है उसे ही नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। कभी बात समझ में आई? जनता का दायित्व किसके प्रति है? उसे क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य। राष्ट्र का दायित्व किसके प्रति है? उन दायित्वों को क्या कहते हैं? मूल अधिकार। और समाज राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान जिन आदर्शों का पालन करता है वो नीति निर्देशक तत्व है। कभी ऐसे सोचोगे तो कलेक्टर बनोगे। सिर्फ रटंत नहीं, सिर्फ किताबी बातें नहीं। तो बनाओ फोटो, तो इसके आगे बढ़ते हैं। बन गया तो मिटा दूँ? पक्की बात? कोई चाहे तो पिलवा दे। भारत भारती नीचे से लिखिएगा। भारत भारती पर चर्चा करते हैं। आलोचकों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि यह रचना भटके हुए को राह दिखाने वाली, यह रचना भटके हुए को राह दिखाने वाली तथा सोए हुए को झकझोर कर जगाने वाली रचना है। सोए हुए को झकझोर कर जगाने वाली रचना है। बोलिए, जो जागत है सो, जो सोवत है सो। तो हम सो रहे थे इसीलिए हमारी आज़ादी खो गई थी। जब शेर सो रहा होता है तो सियार क्या करता है? उसका शिकार चुरा ले जाता है। इसलिए उसका एक नाम दिया गया था, बिना रक्तपात की क्रांति। नहीं, बिल्कुल। हाँ, घसीटी बेगम, सेठ हमीचंद, हाँ, जगत सेठ, राय दुर्लभ, हाँ, मीर कासिम। तो अब समझने लायक है कि एक प्रश्न आता था, आप लोग भी शायद देखे होंगे, अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। किसके दौर में? राष्ट्रीय जनता सो रही थी। हम लोग को लगता था ये मुट्ठी भर अंग्रेज करेंगे क्या? व्यापार करेंगे, चले जाएंगे, ये सोच रहे थे ना। लेकिन ये मुट्ठी भर अंग्रेज व्यापार करते करते हमें ही हड़प लिया। खिचड़ी की तरह हमें खा गए। कैसे खा गए? खिचड़ी खाए हो? गर्मा गर्म खिचड़ी जब प्लेट में निकालते हैं तो उसको फैलाते जाते हैं और किनारे किनारे से खाते हैं। पता नहीं आपने खाई है कि नहीं। फिर खिचड़ी थोड़ी ठंडी होने लगे, फिर फैलाते हैं। हाँ, तो अंग्रेजों ने ऐसे ही हमें किनारे किनारे से तोड़ा। सहायक संधि, बोलो, हड़प नीति। पढ़े तो हो गए दोस्तों। कहते हैं भारत भारती के विषय में महावीर प्रसाद द्विवेदी, यह रचना भटके को और सोए को, इसलिए कविताएं भी लिखी गई। ऐसी शेरों की माद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार, ये जनता फिर से जागो। जितनी रचनाएं इस दौर में लिखी जा रही थी, जागो 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 फिर एक बार, है ना, बीती विभावरी जाग रही। तो जगाने की कोशिश की जा रही थी। इस रचना का उद्देश्य, इसकी मूल चेतना नव जागरण है। क्या है? लिखेंगे है क्या है? तो आचार्य द्विवेदी ने अगर ऐसा डायलॉग दिया तो अब देखिए, पंडित उमाशंकर जोशी ने, पंडित उमाशंकर जोशी ने इस रचना को हिंदी की बिंदी तथा आधुनिक हिंदी साहित्य की गीता, हिंदी की बिंदी, हिंदी की बिंदी, बिंदी समझते हैं? ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे ये मेरा इंद्रिया। बिंदी मतलब सौभाग्य, सुहाग सूचक अलंकार। तो बिंदी जिसे सिर माथे पर लगाएं, कहाँ लगाएं? सौभाग्य से ही सुहाग बना है। संस्कृत में कहते हैं सदा अखंड सौभाग्यवती भव, और हिंदी में सदा सुहागन भव। जो सौभाग्य के साथ हो तो उसके माथे पे तिलक बिंदी रहेगा। अरे हाँ या ना? तो जरा सोचिए, यह रचना हिंदी की क्या है? यानी सौभाग्य भी है और श्रेष्ठ भी है, सिर माथे पर विराजमान है। हाँ या ना? तथा इसे आधुनिक साहित्य की गीता कहा। आधुनिक साहित्य की क्या कहा? गीता को क्यों जानते हो आप लोग?
गीता कर्म का संदेश देने वाली रचना है। क्या देने वाली है? गीता ज्ञान देने वाली रचना है। कहती है रचना परिवर्तन ही जो आज तुम्हारा है परसों तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? बस कर्म करो। एक अटेम्प्ट फेल हो गए तो क्यों रो रहे हो? चुपचाप कर्म करो, मेहनत करो, सफलता कदम चूमेगी। इसलिए गीता का दर्शन निष्काम कर्म दर्शन। काम करो, मेहनत करो, रो मत। तो जो कर्म का संदेश दे, क्या उसे ज्ञान देने वाली रचना कहेंगे? द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का ज्ञान कांड कहा गया। अरे बोलो ना। हाँ, और इसीलिए द्विवेदी जी कहते हैं साहित्य ज्ञान की क्या है? संचित राशि। तो इसे आधुनिक हिंदी साहित्य की और हिंदी की बहुत अच्छा। अज्ञे ने लिखा, अज्ञे ने लिखा कि भारत भारती में भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास किया गया है, भारत भारती में भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास किया गया है, वह कहीं और नहीं मिलता। वह कहीं और नहीं मिलता। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम तो आपने सुना ही है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ। तो भारत एक, हाँ, अब कहाँ लिखे थे मुझे नहीं मालूम, मैं उन दिनों उनके साथ नहीं होता था। वो जेल में थे और हम काले पानी की सजा झेल रहे थे। तो उस रचना में, अगर आप जीएस में पढ़ते होंगे, वो रचना राष्ट्र के तत्वों को, अस्मितापूर्ण तत्वों को खोजने का काम करती है। और ये रचना भी जगाती है हम सबके भीतर क्या? भारतीयता। इसलिए रचना का नाम भारत भारती। सोते को, भटके को, इसलिए आधुनिक हिंदी साहित्य की, इसलिए हिंदी की। आदि ऑफ करो और सब लोग खूब प्यार से पढ़ो, क्योंकि अब इसके आगे रचना पूरी तरह खुल जाएगी। मात्र 10 मिनट और रचना आपकी आत्मा में बैठ जाएगी। क्यों? भारत भारती की केंद्रीय चेतना नवजागरण परक चेतना की केंद्रीय चेतना, मूल चेतना, नवजागरण परक चेतना। भारत भारती की केंद्रीय चेतना नवजागरण परक चेतना अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के प्रति विचारशील है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के प्रति क्या है? नवजागरण परक चेतना वह दृष्टि या विवेक है। नवजागरण परक चेतना वह दृष्टि या विवेक। कल दोपहर में जो लोग थे, विवेक मतलब तुलनात्मक ज्ञान, द्विवेदी युग को साहित्य का ज्ञान कांड समझना। वह दृष्टि या विवेक है जो एक तरफ दो संस्कृतियों की तुलना करती है, दो संस्कृतियों की तुलना करती है, तो दूसरी तरफ इस तुलना में अतीत को श्रेष्ठ मानते हुए वर्तमान की दुर्दशा और पराधीनता, वर्तमान की दुर्दशा और पराधीनता के प्रति चिंतनशील भी होती है। यह चेतना मानती है कि यदि अतीत स्वर्णिम और श्रेष्ठ है, अतीत स्वर्णिम और श्रेष्ठ रहा है, मानती है कि यदि अतीत स्वर्णिम और श्रेष्ठ रहा है, तो वर्तमान की समस्याओं को दूर करने के लिए अतीत से प्रेरणा लेने लायक है। यदि वर्तमान सुधर जाए तो भविष्य अपने आप में संवर जाएगा। नवजागरण परक चेतना अतीत के प्रति मोहाविष्ट है। नवजागरण परक चेतना अतीत के प्रति मोहाविष्ट है। मोह से ग्रसित होना, अतीत से प्रेम करना। आप लोग अपनी तैयारी के प्रति मोहाविष्ट हैं? हाँ, मोह से आविष्ट होना, भरा होना, प्रेम। नवजागरण परक चेतना अतीत के प्रति मोहाविष्ट है, अर्थात अतीत से प्रेरित है। यही वजह है, यही वजह है कि इस चेतना को
पुनरुत्थानवादी चेतना, नव जागरण परक चेतना, या राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, या पुनर्जागरण के नाम से भी जाना गया। गुप्त जी की रचना भारत भारती अतीत, रचना भारत भारती अतीत, वर्तमान और भविष्य 3 खंडों में विभाजित है। अतीत, वर्तमान और भविष्य 3 खंडों में विभाजित है, अर्थात इसकी चेतना ब्रैकेट में नव जागरण परक चेतना अतीत से प्रेरित होकर भी तीनों कालों के प्रति चिंतनशील है, तीनों कालों के प्रति चिंतनशील है, कालों के प्रति चिंतनशील है। एक कविता लिखिए, फिर आप 10 मिनट आराम कीजिएगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। एक लाइन, आओ विचारें, आओ मिलकर विचारें, अकेले नहीं, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। जितेंद्र, क्या आज भी जरूरत है? कहीं भी किसी बाग में चले जाइए, सारे बाग आपके लिए खुले हैं, जाके ताजी हवा लीजिए। हर दौर में कोई ना कोई बाग रहा है। और देखिए, बहुत साफ तौर पे कहा जाए तो यह रचना आज भी प्रासंगिक है, जैसे आपको विवश करती है कि जरा उस अतीत को याद करो। हम लोग गाना भी गाते हैं तो गीत गाते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, है ना। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं वो भी क्या दिन थे। तो ये रचना मानती है कि भाई हमारा अतीत स्वर्णिम रहा है। कैसा रहा है? बोलो, भारत सोने की चिड़िया की उपमा से जाना गया। हम विश्व गुरु थे, हमें लोगों ने हमारी समृद्धि को न जाने कितनी बार लूटा। बोलो, भारत ज्ञान गुरु था, विश्व गुरु था। अतीत में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज, दर्शन, इतिहास सभी क्षेत्रों में हम श्रेष्ठ थे। सभी मूल्यों को लेकर हम अग्रणी थे। भारत ही वो पहला देश है जहां लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। चेदी गणराज्य, बज्जी गणराज्य, इतिहास तो पढ़े होगे, समझना। भारत वो पहला देश जहां गणतंत्र, जहां सूर्य घड़ी, जहां चरक जैसे लोग, जहां शल्य चिकित्सा ऑपरेशन, जहां सुश्रुत जैसे लोग, दिवोदास बाघ भट्ट, वराह मिहिर, आर्यभट्ट जैसे लोग। जब भारत में आता है सिकंदर तो कहता है मैं हाथ में तलवार लिए आया था और हृदय देके जाता हूं। चर्चा करते हैं जयशंकर प्रसाद अपने नाटक चंद्रगुप्त में। और महर्षि दंडकायन से मिलने के बाद कहता हमारे यहाँ तो एक अरस्तु है। कितने हैं? अरे भारत में तो गली गली जंगल जंगल अरस्तु बैठे हैं भाई। भारत में तो गली गली जंगल जंगल अरस्तु टोपी पहन के भी बैठे हैं, है ना। समझना, बहुत सीधी बात है कि भाई जब हम अतीत में विश्व के गुरु थे, हम अग्रणी थे सभी मूल्यों को लेकर, आर्य संस्कृति इतनी समृद्ध थी, इसका अर्थ है कि हम अतीत में जगे हुए थे। समझना, भारत पर यवन आए हाँ या ना, शक आए हाँ या ना, हूण आए, सिथियन, पार्थियन, पल्लव, और सबको हम मार भगाए। बोलो हाँ या ना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस समय के वर्तमान में हम अंग्रेजों के पराधीन हो गए। इसका अर्थ हम सो गए। तो हम अतीत में बोलो जगे थे, उस समय के वर्तमान में हम सो गए। अतीत से प्रेरणा लेकर फिर से जगना, बोलो फिर से जगना, बोलो अतीत के मूल्यों को ही फिर से अपनाना, राष्ट्र और समाज को झकझोर कर, है ना। अब सवाल ये है कि क्यों नवजागरण? तो समझिए, हम लोग अब बात करते हैं घरेलू हिंसा, नारी दुर्दशा। एक हमारा अतीत था जब महिलाएं सभा समितियों में हिस्सा लेती थी। सुना होगा, महिलाएं वेद लिखती थी, लोपामुद्रा, पाला, घोषा, गार्गी, सुने होगे। शंकराचार्य जैसे विद्वानों की भी नाक रगड़ती थी महिलाएं। और जिस बिहार को गाली देते हो ना, उस अतीत का बिहार याद करो। शंकराचार्य वहीं हार जाते हैं। पुरुष तो छोड़ो, मैया हारा देती है। राजनीति, इतिहास और संस्कृति की धरोहर हिंदुस्तान के राज्यों में सबसे ज्यादा है। सबसे विशाल में से एकमात्र राज्य है। बोलो यूपी माँ है, बिहार मैं क्यों बोलूं? तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के माँ बाप ही ऐसे हो सकती है ना। तो देखो, बोलो नवजागरण परक चेतना वह अंतर्दृष्टि है, वह तुलनात्मक विवेक है, जो एक तरफ यह बताती है कि दो संस्कृतियाँ कैसी हैं, हम अतीत में कैसे थे और वर्तमान में कैसे हो गए, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, है ना। नवजागरण परक चेतना एक चिंतनशीलता है, एक विचारशीलता है जो अतीत से प्रेरणा लेने की कोशिश करती है, इसलिए अतीत के प्रति मोहाविष्ट है। अगर अतीत से प्रेरणा लेके वर्तमान को ठीक कर लिया गया, जिसका वर्तमान ठीक हो जाए उसका भविष्य कैसा होगा। आज मेहनत कर लोगे तो भविष्य
फ्यूचर विल बी ब्राइट, नहीं मेहनत करोगे तो फ्यूचर विल अंधेरा। बोलो स्वर्ग और नरक ऊपर थोड़ी है, यहीं। देखो मैं नरक झेल रहा हूँ, नहीं पढ़े, सुबह से शाम भोंकते रहते हैं, कभी कभी मन होता है कि भाग जाए, तो भी अब भाग नहीं सकते। अगर आप मेहनत करोगे तो तुम कलेक्टर लोग काम ही कहाँ करते हो, सिर्फ खून पीते हो देश का। फूल आराम करना, जो बैठ करके व्हाट्सएप खेलना, नेताओं को काले धन छुपाने के रास्ते बताना, विदेश में कैसे माल खपाया जाए उनको बुद्धि देना, और चला किधर रहे हैं। 4 सरदारों ने सोचा कि एक टैक्सी खरीदते हैं। क्या सोचा, भाड़े पे चलाएंगे सवारियों को बैठा के। हर रोज इंतजार करते थे, एक भी सवारी नहीं आई। 2 सरदार आगे बैठे थे, 2 पीछे बैठे थे, सवारी कहाँ से आती। फिर सरदारों ने सोचा अब दूसरा बिजनेस करते हैं। भाई सरदार पे कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, चुटकुला है। सबसे ज़्यादा सरदार कहाँ पाए जाते हैं, चुटकुलों में पाए जाते हैं, याद रखना। तो फिर चारों ने डिसाइड किया कि एक गैराज खोलते हैं। 2 महीने हो गए, 3 महीने कोई नहीं आया गाड़ी ठीक करवाने, फर्स्ट फ्लोर पे खोल लिया था। कहाँ खोल लिया था। उसके बाद चारों सरदारों ने कहा यार गैराज भी नहीं चला और गाड़ी भी नहीं चली, चलो इसको खाई में धक्का देते हैं। कहाँ धक्का देते हैं, धक्का देते भी 6 महीने लग गए। 2 सरदार आगे से लगे थे, 2 पीछे से लगे थे। ये है अपने देश में राजनीतिक जड़ता और जुड़े हुए आप जैसे कलेक्टर साहब। तुम ही में एकता नहीं है भाई। ये रचना सिखाती क्या है, सिखाती है सामाजिक एकता कि नारी पुरुष सामाजिक भेद मिटा करके हम जाति और धर्म के नाम पर तब भी विभाजित थे, आज भी विभाजित हैं। तब भी विभाजित थे, आज भी विभाजित हैं। भला वो शाहीन बाग का बात छेड़ी है तो मैं भी तुम्हें छेड़ दूं। कम से कम लग रहा है धीरे धीरे कि हिंदू एक हो जाएंगे और मुसलमान भी। चलो कम से कम 2 ही भेद रह जाएगा, वरना हम तो अभी तक सिर्फ ब्राह्मण हैं, जाट हैं, कायस्थ हैं, बनिया हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, यादव हैं, तेली। हम या तो शेख हैं या सैयद हैं, सिया हैं या सुन्नी हैं, मुगल हैं या पठान हैं। तो बहुत अच्छा है, मैं तो कहता हूँ डेली चले, कम से कम 2 ही भेद रह जाएगा। अच्छी बात या बुरी बात बताओ, लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है। इसीलिए गीता कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। मानते हो ना गीता क्या कमाल की रचना है। तो भाई हम विभाजित थे, क्या थे, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे, धर्म के नाम पे, नारी पुरुष के नाम पे, अवर्ण थे, सवर्ण थे, हिंदू थे, मुसलमान थे। हिंदुओं में भी अलग अलग संप्रदाय, शैव वैष्णव शाक्त, कोई निर्गुण कोई सगुण। मुसलमानों के भी अलग अलग संप्रदाय, उनमें भी पंडित हो गए, शेख सैयद, उनमें भी श्रेष्ठ हो गए मुगल पठान। तो ऐसे टूटे फूटे देश को अंग्रेजों ने, बोलो दुश्मन की कमजोरी जान लो, उसे हराना बहुत आसान हो जाता। अंग्रेजों ने हमारी कमजोरी जान ली थी कि हम टूटे फूटे लोग थे, इसीलिए इसी मंत्र को उन्होंने नियम बना लिया, फूट डालो। तो बोलिए नवजागरण परक चेतना समाज की एकता के लिए, राष्ट्रीय उत्थान के लिए किससे प्रेरणा लेती है। अब पढ़ के देखो। भारत भारती का अतीत खंड, भारती का अतीत खंड भारतीय अतीत की स्वर्णिम गाथा प्रस्तुत करता है। भारतीय अतीत की स्वर्णिम गाथा प्रस्तुत करता है और यह संकेत देता है कि भारतीय संस्कृति अतीत में विश्व गुरु रही है। अतीत में विश्व गुरु रही है। ज्ञान विज्ञान कला साहित्य, ज्ञान विज्ञान कला साहित्य, ज्योतिष दर्शन, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय अतीत विश्व में अग्रणी रहा है। समृद्धि के स्तर पर भी भारत सोने की चिड़िया, अग्रणी, ऐसा वाला। समृद्धि के स्तर पर भी भारत सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, कम में बड़ी की मात्रा, सोने की चिड़िया की उपमा से जाना गया। आर्य और वैदिक संस्कृति अपने श्लाघ्य, बोलो श्लाघा, प्रशंसा, अपने श्लाघ्य पहलुओं, प्रशंसनीय,
अपने श्लाघ्य पहलुओं, प्रशंसनीय पहलुओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध रही है। अपने श्लाघ्य पहलुओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध रही है। क्या संस्कृति? आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं हाँ वृद्ध भारत, वृद्ध मतलब अतीत का, हाँ वृद्ध भारत ही दुनिया का सिरमौर है। बिंदी मतलब सिर माथे पर। इससे पुरातन देश क्या जहाँ में कोई और है? कविता है लिखना, निबंध लिखना है कि नहीं? सब पंक्तियाँ डाल दो। फिर कहते हैं संसार में सबसे अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसी का जो ऋषि भूमि, और कौन? भारतवर्ष है। देख रहे हैं, पंक्तियों को समझाना पड़ रहा है, इसलिए द्विवेदी युग की कविता सबसे आसान है, उपदेशात्मक है। हाँ बाबू, खड़ी बोली है। ये भी आएगा, आप जितना प्रश्न पूछोगे आप लोग, अब तो अपने जहन में प्रश्न है उसको कहीं लिखो, सब आने जा रहा है। फिर देखिए, वे आर्य ही थे जो अपने लिए जीते न थे। एक लाइन में लिखिएगा, हो स्वार्थरत मोह की मदिरा कभी पीते न थे। एक लाइन में। एक चौथा, यह पुण्य भूमि, क्या इसमें आपको एक भी याद नहीं होगा? एक लिखना एग्जाम में। कितना लिखना एग्जाम में? बोलो, अगर दो लिखे तो सोने पे सुहागा। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है जिसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य में जो सबके प्रथम आचार्य हैं। आचार्य मतलब गुरु है ना। भारत का अतीत विश्व गुरु रहा है, इसलिए भारत की पुण्य भूमि प्रसिद्ध है और इसके निवासी आर्य हैं जो विद्या कला और अपने कौशल में विश्व भर के आचार्य रहे। देखिए इधर, वे आर्य ही थे, पढ़ो, वे आर्य ही थे जो अपने लिए कभी जीते न थे, वो स्वार्थरत मोह की मदिरा कभी पीते न थे। आज भी अपने यहाँ बुजुर्गों को देखना, घर के सारे बच्चे खा लेते हैं तो बुजुर्ग खाते हैं, कहते हैं सबने खा लिया, पूछते हैं। हम अतिथि देवो भव की परंपरा वाले हैं। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए जांघे का मांस दे दिया, राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को मानवता की रक्षा के लिए चंडाल बना लिया। धन्य है परंपरा। और अपने ही पुत्र के लिए, समझना, अंत्येष्टि के लिए पत्नी से टैक्स वसूल लिया स्मशान का। क्या न्याय नीति। महर्षि दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए जीते जी अस्थियों का दान कर दिया, और वही परंपरा हम तुम सब में है। इसलिए अपने घर पे आए लोगों से हम पूछते हैं, पहले आप खाएं, पहले आप बिस्मिल्लाह करें, पहले आप शुभारंभ करें, श्री गणेश करें। इसलिए हम लोग दरवाजे पे आए कुत्ते को भी नहीं भगाते। हमारी माँ दादी कहती खाते हुए कुत्ते को भी नहीं मारते। तो छोटे भाई को मारता, और ये कहते तू कुत्ता नहीं इसलिए मार रहे तेरे को, जा। भारत की भूमि। तो यार यही थे जो अपने लिए कभी जीते न थे, वो स्वार्थरत मोह की मदिरा, कभी स्वार्थ, कभी बेईमानी की मदिरा, यानी कभी बेईमानी में अपने लिए कभी जिए नहीं, दूसरों के लिए। हमारे बुजुर्ग पेड़ इसलिए लगाते थे ताकि उसका फल आने वाली पीढ़ी खाए। ये रचना सिखाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, जियो और प्राकृतिक संसाधनों का, हाँ, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी कर सकें। कहते हैं कि ये जो वृद्ध भारत है अतीत का, वो दुनिया का सिरमौर रहा है, इससे पुरातन देश क्या जहाँ में कोई और है? फिर कहते हैं कि संसार में सबसे अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसी का जो ऋषि भूमि है, और कौन? भारतवर्ष। अब एक सवाल उठा, ध्यान से सुनना। कुछ आलोचकों ने लिखा कि गुप्त जी हिंदूवादी थे। क्या थे? कवि थे। कैसे कवि थे? क्योंकि इन्होंने सिर्फ आर्य और वैदिक संस्कृति की प्रशंसा की, दूसरे धर्म की तो इन्होंने चर्चा भी नहीं की।
तो लिखिए, भारत भारती में रचनाकार ने अतीत की प्रशंसा के क्रम में आर्य संस्कृति और वैदिक संस्कृति की इतनी तारीफ की कि कुछ आलोचकों ने इन्हें हिंदूवादी सांप्रदायिक कवि घोषित कर दिया। कुछ आलोचकों ने इन्हें हिंदूवादी और सांप्रदायिक कवि घोषित कर दिया। यह आरोप कहीं से भी सही नहीं है। यदि गुप्त जी हिंदूवादी होते तो कभी भी अपनी रचना की प्रेरणा हाली और कैफी जैसे दो मुसलमान रचनाकारों से नहीं लेते। हाली और कैफी जैसे दो मुसलमान रचनाकारों से कभी नहीं लेते। मुसलमान रचनाकारों से इस रचना की भूमिका में उन्होंने लिखा कि हाली की रचना मुसद्दस ए हाली और कैफी की रचना भारत दर्पण से मुसद्दस ए हाली। बोर्ड पर देखो, आप लोग बोर्ड देखते नहीं हो। इस रचना की भूमिका में उन्होंने लिखा कि हाली की रचना मुसद्दस ए हाली और कैफी की रचना भारत दर्पण से ही उनकी रचना प्रेरित है। कैफी की रचना भारत दर्पण। नीचे, यदि गुप्त जी सांप्रदायिक कवि होते तो अपनी रचना में कभी भी अकबर जैसे शासक और बौद्ध धर्म की प्रशंसा नहीं करते। अकबर जैसे शासक और बौद्ध धर्म की प्रशंसा नहीं करते। अकबर जैसे शासक और किस धर्म की प्रशंसा नहीं करते। देखना क्या लिखते हैं। लिखते हैं, है बौद्ध कालिक सभ्यता विश्व भर में छा रही, अब भी जिसे अवलोकने को खोदी जा रही मही माने धरती। बोल पर देखो, कहते हैं बौद्ध काल की सभ्यता पूरे विश्व भर में फैल गई। अगर गुप्त जी हिंदूवादी होते तो बौद्ध धर्म की कभी प्रशंसा नहीं करते। कहते हैं आज भी उस बौद्ध धर्म को जानने के लिए जहां तहां खुदाई चल रही है, धरती खोदी जा रही है। तो देखना, कम कीर्ति, तो ऐसे अपना नाम लिखती है, मतलब यश। हाँ, कम कीर्ति अकबर की नहीं, सत शासकों की ख्याति में। अकबर की जो ख्याति थी वो सत शासकों की ख्याति थी। संसार के अच्छे शासकों में अकबर एक था, ये गुप्त जी कह रहे हैं। हाँ? उसके समान शासक न होंगे सभी किसी भी जाति में। बोलो, गुप्त जी सांप्रदायिक थे। है ना? कितना समझ में आया? अरे एक बात आई, खामोश हो। आप अपनी ओर से लिखेंगे। गुप्त जी ने जो लिख दिया वो काफी नहीं था। है? टिका होना, अवलंब, आधारित होना, टिकना। इसलिए तो तुमको छेड़ा है कि तुम लिख दो और फेल हो जाओ। छेड़ा तो इसीलिए ना, तुम लिख दो यहाँ हिंदू जाति पे अवलंबित है। बोलो अतीत पे अवलंबित है, नव जागरण पे अवलंबित है। टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन तो प्रशंसा है अतीत की, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि गुप्त जी सांप्रदायिक थे। नीचे, गुप्त जी ने, बस एक मिनट और, गुप्त जी ने पराधीनता को अभिशाप तो माना, अभिशाप, श्राप, बद्दुआ तो माना, परंतु यह संदेश दिया कि उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल आप लोगों के लिए संदेश है कि उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो इतिहास चक्र या प्रकृति का नियम है। यह तो इतिहास चक्र
या प्रकृति का नियम है कि जो संस्कृति कभी उत्थान के शिखर पे रही है उसका पतन भी हुआ है, कभी उत्थान के शिखर पे रही है उसका पतन भी हुआ है, और जो संस्कृति कभी अत्यंत पिछड़ी हुई थी उसका उत्थान भी हुआ है, और जो संस्कृति कभी पिछड़ी हुई थी उसका उत्थान भी हुआ है। आज टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन सा देश है? जापान। मानते हो आप लोग? कभी एक ज़माने में जापान मल्लाहों का देश था, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई थी वहाँ कि मत पूछे, लोग मछली मारते थे और उसी मत्स्य पालन पे जीते थे। आज भी जापान मुझे लगता है मत्स्य पालन में बहुत आगे है, उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है मछली छोड़ के, परंतु ऐसी संस्कृति भी क्या आज उत्थान के शिखर पे आई? अमेरिका क्या कभी अंग्रेजों का उपनिवेश था? भारत क्या कभी अंग्रेजों का गुलाम था? आज भारत का प्रधानमंत्री, जब भारत के प्रधानमंत्री जी चलते हैं तो ब्रिटिश प्रीमियर उनके सामने ऐसा लगता है कि जैसे लल्लू चप्पू। अरे हाँ या ना? हाँ भाई, आप आज हो सकता है कि मुखर्जी नगर में, नेहरू बिहार, गांधी बिहार में मारे मारे फिर रहे हैं, कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं, गाँव घर के लोग भी देखें मजाक उड़ाते हो। आज के साल 1.5 साल बाद हो सकता है कि तुम टॉप रैंक लाओ, सेलेक्ट तो सब हो गए, बस पेशेंस रखना। तो वही पड़ोसी तुम्हारे आगे मुंह खोल के खड़े रहेंगे, आपके जूते भी उठाएंगे और एग्जाम्पल हर जगह देंगे, फलाना बाबू का बेटा 1 नंबर संत, दिल्ली में कितनी मेहनत करता था, आज तक कभी सिगरेट नहीं पिया, दिन भर अगरबत्ती दिखाता था और पढ़ता था। नहीं पढ़ोगे तो वही समाज है जो कहेगा 1 नंबर आ रहा था। समाज दुम है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। क्यों घबराना? बोलो, ये प्रकृति का नियम है, इतिहास चक्र है कि जो कभी नीचे वो ऊपर भी आया है। अरे आया ना? देखिए, संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है आपके लिए, ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? गुप्त जी, आप लोगों के लिए। संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उद्यम से, उद्यम के ब्रैकेट में मेहनत, उद्यम से संभव ना हो। इस उद्यम के लिए उत्साह चाहिए। आपको पढ़ाई के लिए मेहनत चाहिए, अरे हाँ या ना? और मेहनत के लिए उत्साह चाहिए। उद्यम के लिए क्या चाहिए? उत्साह। और यह उत्साह बढ़ाने का काम कविता कर सकती है। उत्साह बढ़ाने का काम कौन कर सकती है? कविता। कविता का क्या काम है? गुप्त जी क्या कहते हैं? उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कविता क्या है? ज्ञान देने वाली, उपदेश देने वाली। तो अब 2 कविता है जो कल लिखाएंगे। हाँ बोलो, उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम अखंड है। जो चढ़ता पहले व्योम वही गिरता मार्तंड। जो सूर्य दिन में ऊंचे आसमान पे होता है वही शाम को अस्त हो जाता है ना? तो देखेंगे, टेंशन मत लो, कल खत्म करेंगे, एक बार पढ़ के आना, मेरा मुंह जो होगा करेंगे। तू आगे बोल। कराएंगे, कुछ ना कुछ कराएंगे ही ना।